चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर पता है, हाँ आज बेटा मैंने दिन में क्लास नहीं ली थी और कल से आपकी सारी क्लासें प्रॉपर रहेंगी। और वैसे भी आज तबीयत थोड़ी खराब है तो थोड़ा एडजस्ट करना। हाँ लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा की मैंने आप लोगों से बोला था, इसकी जो चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और बाकी यहाँ पर इसकी थोड़ी रूपरेखा भी हम देख लेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा से यहाँ पर कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। अगर बाण भट्ट की आत्मकथा आपसे पूछी गई है तो क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन सकते हैं। चलो भैया राधे राधे सभी को। हाँ बहुत बढ़िया, सभी को राधे राधे। जुड़ जाइएगा सभी बच्चे, क्योंकि याद रखना अब यहां पर स्टार्ट होने वाली है बाण भट्ट की आत्मकथा। और ये सभी बच्चे जो यहां पर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, वर्ग 2 जिनका सपना है कि सर सिलेक्शन चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। देखो बाण भट्ट की आत्मकथा की बात करें तो बेटा यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल्याण बैच 2.0 जो 799 रुपए का है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे और इसके आज यहाँ पे थ्योरी पढ़ाऊंगा। पहले क्वेश्चन तो हम ठीक है कल भी कर लेंगे, अगर नहीं होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा और सब ऐसे क्वेश्चन है कि आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे भैया। सब ऐसे क्वेश्चन है कि आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे और वो हर प्रश्न आपको इसमें मिलने वाला है जिससे आप यहां पर अवगत होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा बेटा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर बेटा बस आज और कल क्लास और लूंगा मैं, क्योंकि अब सारी क्लासें मुझे एप्लीकेशन पे लेनी पड़ेंगी और यूट्यूब पे केवल एमसीक्यू लेकर आऊंगा। आज थोड़ी बाण भट्ट की आत्मकथा पे हम विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें। और कल हमने आपके बंटी को कंप्लीट किया था, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट किसी के दिमाग में चल रहा हो, सर वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो बेटा कोई भी चीज डाउट में मत रखना जीवन में, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं भैया किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात पूरा बेटा डेप्थ में पढ़ेंगे, याद रखना। देखो अपने पास अभी समय है और इन चीजों को जितना ज्यादा डेप्थ पढ़ोगे, उपन्यास को तो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो डेप्थ में उतना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है भैया। हाँ और बहुत बढ़िया, पुलिस में ही रहूं या मास्टर बनूं, मास्टर बनो भैया, क्या दिक्कत है, समझना। अब इनकी रचनाओं की पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनेगा इनकी रचनाओं से बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बाण भट्ट की आत्मकथा ही आपसे पूछे। जैसे मान लो यहां पर अगर हम बात करें तो इनके उपन्यास की बात करते हैं। बोला सर इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके उपन्यास की। बात करें तो आपने देखा होगा बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई, चारू चंद्रलेख हो गया, पुनर्नवा हो गया आपका, इसके बाद अनामदास का पोता हो गया। तो याद रखना जैसे आप लोगों ने यहां पर एक तो पढ़ी होगी बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनका यहां पर क्या माना जाता है, उपन्यास। इसके बाद और कौन सा उपन्यास है, तो आप लोगों ने यहां पे पढ़ा होगा पुनर्वा पढ़ा होगा, एक यहां पर अनामदास का पोता, अनामदास का पोता पढ़ा होगा आप लोगों ने। और याद रखना चारू चंद्रलेख पढ़ा होगा आप लोगों ने, चारू चंद्रलेख पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो याद रखना ये पूरा का पूरा मामला यहां पर किस में जाता है, उपन्यास में जाता है। हाँ जनक की पत्नी है जी बिल्कुल। अब देखना यहां पर हम लोग समझते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा कब आई थी बेटा, डेट सहित बता दूंगा, 46 में, 47 में। ऑप्शन आएंगे फिर क्वेश्चन निकल जाएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन के लिए डेटें छोड़ दी है मैंने ताकि आप क्वेश्चन लगा पाओ, ठीक है भैया। अब इसके बाद यहां पर देखना, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि सर यहां पर इनके निबंध और बता दो, तो बड़ा यहां पे बड़ी कृपा होगी, क्योंकि निबंध से भी इनका प्रश्न बन जाता है कई बार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा अशोक के फूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल्पलता आप लोगों ने पढ़ा होगा, साहित्य यहां पर सहचर पढ़ा होगा। इसके बाद कुटज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, विचार और वितर्क सबसे मोस्ट है, आलोक पर्व सबसे मोस्ट है, लेकिन हम मोस्ट लिखेंगे तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया अशोक के फूल पढ़ा होगा, अशोक के फूल पढ़ा होगा, विचार और वितर्क पढ़ा होगा आप लोगों ने, विचार और वितर्क पढ़ा होगा, विचार और वितर्क आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद यहां पर आप लोगों ने कुटज पढ़ा होगा, कुटज भी इनका क्या माना जाता है लाडलो, निबंध माना जाता है। क्या माना जाता है, 5 मिनट का समय देना, पहले पूरी रूपरेखा तैयार कर लें, फिर आएंगे बाण भट्ट की आत्मकथा को और भाई साहब उसको ऐसा उठाएंगे कि जैसे आपके यहां पे जेहन में सारे के सारे फैक्ट समा जाएं, सारे के सारे कंसेप्ट समा जाएं। चाहे वो बाण भट्ट की बात हो, चाहे वो भट्टनी की बात हो, चाहे यहां पर महामाया की बात हो, सब तुम्हारे जेहन में उतर जाएगा। बस थोड़ा सुन लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सुन लीजिएगा। एक और यहां पर देखना
आलोक पर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनका एक निबंध आता है, आलोक पर्व इनका एक निबंध आता है। देखो डेट की बात करेगा तो अशोक के फूल 48 रुपए के आए थे भैया, तो 1948 हो जाएगा। विचार और वितर्क यहाँ पे करते हैं, साथ साथ करते हैं तो 57 हो जाएगा। ये आपका 1948 है, ये आपका 57 है। कुटज आपका पहले भी पूछ लिया गया है। कुटज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यहां पर बिल्कुल भैया याद रखना, कुटज मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। आलोक पर्व की डेट सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो आलोक पर्व यहां पर क्या आएगा, पर्व में 2 आएगा, मतलब 72 आएगा। तो इनकी डेटें भी आप लोग याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर कल्पलता की डेट क्या है बेटा, कल्पलता 1 थी, 1951 हो जाएगी। कल्पलता की डेट क्या हो जाएगी, 1951 हो जाएगी। क्लियर है बात यहां पर, हाँ बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां पर समझना बेटा, इसके बाद यहां पे समझना और इसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यहां पर इनकी आलोचनाएं कई बार सुनी होंगी, आलोचनाएं कौन कौन सी है भैया, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। आलोचनाओं की अगर हम बात करें तो सूर साहित्य एक आलोचना है, कबीर एक आलोचना है, नाथ संप्रदाय एक आलोचना है। तो आलोचना की अगर हम बात करते हैं तो इनकी आलोचना कौन सी आती है, तो एक आपने पढ़ा होगा बेटा सूर साहित्य पढ़ा होगा, एक आप लोगों ने सूर्य साहित्य पढ़ा होगा, ये इनकी आलोचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है लाडलो, आलोचना मानी जाती है। इसके बाद कबीर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाथ संप्रदाय आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक यहाँ पे आप लोगों ने कबीर पढ़ा होगा, एक नाथ संप्रदाय पढ़ा होगा, नाथ संप्रदाय पढ़ा होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी क्या मानी जाती हैं, आलोचनाएं मानी जाती हैं। संपादन की बात करें तो यहाँ पे संदेह रासक हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, नाथ सिद्धों की यहाँ पर बिल्कुल भैया नारियां हो गई। तो ये इनके संपादन थे, तो वो आपको याद नहीं करना है। अब जैसे पंक्ति आपसे पूछ ली जाती हैं, हाँ बिल्कुल भैया आवाज प्रॉपर आ रही सभी को, एक बार थम्स अप करके बताओ। सूर साहित्य 30 में डेट याद नहीं करना बेटा इनकी, जहां पे मुझे लगेगा डेट मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा याद नहीं करें, समय कम बचा है उतना ही पढ़ो, क्योंकि याद रखें स्मार्ट पढ़ाई का खेल है। अब जो स्मार्ट बनेगा वही आगे बढ़ेगा, ये जीवन का कंसेप्ट है भैया। थम्स अप करके बताओ यहां पर। अब इनका एक कथन आता है, एक पंक्ति आती है, पंक्ति आपने सुना होगा कि मैं इस्लाम के यहां पर महत्व को भूल नहीं सकता, लेकिन ये जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर इस्लाम ना आया होता तो यहां पर जो साहित्य है वो 12 आना यहां पर वैसा ही रहता जैसा आज है। मतलब यहां पर इन्होंने कहा था, एक इनके स्टेटमेंट आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं यहां पर इस्लाम के या इस्लाम की यहां पर क्या है भैया, इस्लाम को भूल नहीं रहा, मैं इस्लाम को भूल नहीं रहा, क्योंकि यहां पर मैं जोर देकर यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो यहां पर जो आपका साहित्य है उसमें 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन यहां पर किसका है, तो आप लोग याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा 12 आना वैसा ही था जैसा आज है, इस्लाम पर जोर देकर यह बात कहना, तो यहां पर याद रखना यह कथन भी यहां पर किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। किसका है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बात आपको समझ में आ गई होगी, हाँ बिल्कुल भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको लिखना मत, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आपको शायद ज्ञात होगा, और जिनको नहीं ज्ञात है वो भाई साहब टेंशन ना लें, वो भाई साहब टेंशन ना लें। एक आपने पढ़ा होगा कि मैं यहां पर साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। यहां पर इन्होंने कहा था कि मैं साहित्य को यहां पे मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। यह भी कथन किसका माना जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है। लाडलो किसका माना जाता है, यह कथन आपका आ चुका है कि आप यहां पे साहित्य को किसकी दृष्टि से देखना पसंद करोगे, किसकी दृष्टि को पक्षपात मानोगे। तो इन्होंने कहा था मैं पूरे साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये यहां पर इन्होंने जोर देकर कहा था, और आप लोग यहां पर याद रख लेना इसको, ठीक है भैया। हाँ और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई भी। हाँ बहुत बढ़िया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बेटा, यहां पर अगर हम जन्म की बात करें, जैसे मान लो आपका जन्म पूछा जाता है इनका, द्विवेदी जी का जन्म जब यहां पे पूछा जाएगा 1907 में हुआ था। कहां हुआ था भैया, यूपी में हुआ था जन्म, यहां पे 1907 में हुआ। कहां हुआ, बलिया आपने देखा होगा, छपरा बलिया, तो छपरा में इनका यहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो काशी विश्वविद्यालय से यहां पर क्या है अध्ययन के बाद ये शांति निकेतन में 20 वर्ष तक कार्य किया इन्होंने। सबसे पहले यहां पे पूछा जाएगा कार्य कहां किया, तो द्विवेदी जी ने क्या किया भैया, काशी विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद ये कहां चले जाते हैं, 20 वर्ष तक शांति निकेतन में रहते हैं। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां रविन्द्रनाथ टैगोर के यहां पे मानवतावादी दृष्टिकोण का इन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना मानवतावादी दृष्टिकोण का, मानवतावादी 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 दृष्टिकोण का, मानवतावादी दृष्टिकोण का जो प्रभाव पड़ता है वो यहां पर किसका पड़ता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का पड़ता है। किसका भैया, रविंद्रनाथ टैगोर के यहां पर मानवतावादी दृष्टिकोण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग यहां पे इनको याद कर सकते हैं बिल्कुल।
इसके बाद पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 और 53 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे काशी नागरी प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो आपसे पूछा जाएगा ये काशी नागरी प्रचारी सभा के अध्यक्ष कब रहे, तो 1952 में रहे थे। 1952 में, इस फैक्ट को कहीं लिख लेना, 1952 में ये यहाँ पर नागरी प्रचारी सभा और यहाँ पर कह सकते हैं तो नागरी प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है जो आप लोग भली भांति जानते होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य भी बने थे। तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी थे। राजभाषा आयोग के यहाँ पर क्या थे, ये अध्यक्ष भी बने थे। तो एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। बिल्कुल नहीं कि भाषा की बात करें तो यहाँ पे हिंदी भी आता था, संस्कृत भी आता, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि यहाँ पर भाषाओं में इन्होंने क्या है, साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन और भी बहुत सारी चीजों का यहाँ पर गहनता से इनको अध्ययन भी मिलता है इनका। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। ये तो हो गई बात किसकी सर, ये हो गई बात पते की। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी बच्चे पहले थम्स अप करेंगे भैया। हाँ, प्रथम राजभाषा आयोग, ओके। अब देखते हैं बेटा बाण भट्ट की आत्मकथा, पढ़ लें अपन, थम्स अप करके बता दो। क्लास रुक रही है क्या लाडलो, एक बार थम्स अप कर दो। क्लास बेटा जल्दी थोड़ी, हाँ जल्दी छोड़ देंगे क्लास क्योंकि हमको निकलना भी है ग्वालियर अभी। हाँ देखना, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं बेटा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की जो यूनिट 11 में है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, बाण भट्ट की जो यहाँ पे आत्मकथा है, अगर हम इसकी बात करते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा की, तो ये यहाँ पर क्या है भैया, आपकी यूनिट 11 में जुड़ा है। ये आपका यहाँ पे यूनिट 11 में जुड़ा हुआ है। वर्ग 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये यहाँ पर क्या है, आपका एक उपन्यास विधा है। क्या है लाड लो, उपन्यास विधा है। और ये किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। किसने भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर यहाँ पर इसका रचना किसने की थी, रचनाकार कौन था, तो सबसे पहले लिख लो भैया, नोट्स बनाते जाना। यहां पर याद रखना, मैं एचपीडी लिखूंगा भैया हर जगह, एचपीडी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एचपीडी का मतलब यहां पे हजारी प्रसाद द्विवेदी होता है। तो आप लोग यहां पे इस चीज को गौर फरमाइएगा। एक आपसे पूछा जाएगा कि आखिर सर ये जो उपन्यास है वो किस श्रेणी का उपन्यास है, तो आप लोग यहां पे अगर श्रेणी पूछी जाएगी इसकी, तो आप लोग कह सकते हैं सर एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है लाड़ लो, एक यहां पर ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। तो आपसे यहां पर पूछा जाएगा एक कैसा उपन्यास है लाड लो, ऐतिहासिक और कथात्मक शैली, कथात्मक या डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास माना जाता है। तो कथात्मक डायरी शैली में यहां पे लिखा हुआ उपन्यास भी कौन सा है, तो आपका बाण भट्ट की आत्मकथा मानी जाती है। इसके बाद यहां पे आपने देखा होगा इसमें उच्छ्वास कितने हैं भैया, तो इसमें यहां पर जो उच्छ्वास माने जाते हैं, उच्छ्वास मतलब यहां पे 20 माने जाते हैं। कितने भैया, 20 यहां पे उच्छ्वास। किसी में अध्याय पूछ लेता है, किसी में उच्छ्वास पूछ लेता है, किसी में खंड पूछ लेता है। जैसे कल हमने आपका बंटी पढ़ा था भैया, कितने खंड थे आपके बंटी में, कथात्मक शैली है लाड़ लो, पहले ही बता दिया कथात्मक शैली है इसकी। कौन सी शैली है, कथात्मक शैली। कथात्मक डायरी शैली भी कहा जाता है। अगर कथात्मक शैली ना आए तो इसे यहां पर कथात्मक डायरी शैली का भी उपन्यास माना जाता है। अब यहां पर देखना भैया, आपसे पूछा जाएगा कि सर यहां पर कथा का आधार क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर यहां पर इस कथा का आधार क्या है, तो आप लोगों ने यहां पर बाण भट्ट देखे होंगे भैया, हर्षवर्धन का शासनकाल देखा होगा। उस समय की जो संस्कृति थी उसके बारे में वर्णन आपको मिलेगा। लेकिन हमको केवल उद्देश्यों पे काम करना है। आपके वर्ग 2 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहां पर याद रखना, इसमें केवल और केवल उद्देश्य और पात्रों पे आपको गौर फरमाना है। वो पात्र आपको अभी के अभी याद करा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बाण भट्ट और यहाँ पे श्री हर्षदेव के जो ग्रंथ हैं, तो याद रखना इसका जो आधार है वो क्या है भैया, बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के जो ग्रंथ हैं। बाण भट्ट एक तो आपके कौन है भैया, बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के जो ग्रंथ हैं उन पर यहां पर आधारित उपन्यास माना जाता है। यही फैक्ट आया है आपका, ये कम से कम आपका 10 बार आ चुका है ये फैक्ट। चाहे आप नेट उठा लो,
केवीएस उठा लो, कोई भी आप एग्जाम उठा लो, जहां बाण भट्ट से या हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट के उपन्यास से जब भी प्रश्न आया है, यही आया है कि ये बताइएगा आखिर ये जो कथा वस्तु है, जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, ये यहां पर किस पर आधारित है, किस ग्रंथ से ली गई है, तो आपको बताना है भैया। ठीक है, हाँ धारावाहिक के रूप में आरंभ हुआ था बेटा ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, हर्षवर्धन है, श्री हर्ष का यहां पर बेटा ये ग्रंथ माना जाता है। हर्षवर्धन तो अलग आएंगे रे कबूतरों, हाओ गलत हो जाएगा तुम लोगों का, हो गया। अब देखना बेटा, इसके बाद यहां पर समझना, मैं जितना लिखवा रहा हूं ना उतना आप लोग समझ लेना, मामला क्लियर है। अब देखना यहां पे बाण भट्ट की आत्मकथा के उद्देश्य क्या हैं, तो याद रखना अब आपसे पूछा गया है कि सर आखिर ये बताइएगा इसका उद्देश्य क्या है। कहानी अपन बाद में सुनेंगे, पहले उद्देश्य समझना बेटा। ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, मुझे 2 दिन लगेंगे बेटा। क्या आप एग्री हो? एक बार थम्स अप करके बता दो, एक बार यहां पर थम्स अप करके बता दो, क्या आप लोग एग्री हो? बिल्कुल भैया। इसमें यहां पर उद्देश्य पहला यही है कि प्रेम के जो उदात्त हैं, उदात्त मतलब महान पक्ष का निरूपण इसमें किया गया है। तो प्रेम के उदात्त पक्ष का निरूपण आपको इसमें मिलता है। और ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लेना, ये उद्देश्य आपका आता है कि इसमें क्या मिलता है, तो आपका जो प्रेम है, तो प्रेम के उदात्त मतलब महान, तो प्रेम के उदात्त पक्ष का जो निरूपण आपको मिलता है लाडलो, वो कहां पर मिलता है, वो कहां पर मिलता है बेटा। एक दिन में करवा दूंगा ना तो बाकी जैसा मामला हो जाएगा, जैसा तुम लोग पढ़ चुके हो ना एमसीक्यू लगा के, कुछ याद तो है नहीं। कोई पूछ लेगा इस पात्र का ये बताओ किसके साथ संबंध है, फेफड़े बाहर आ जाएंगे तुम लोगों के। और मेंस है, अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना तो तुम लोग मेरे से आगे बोलोगे, इसलिए मुझे 2 दिन का समय लगेगा। अगर आप एग्री हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना बेटा, इसके बाद और इसका उद्देश्य क्या क्या हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन का जो यहाँ पे समय था, हर्षकालीन समाज का यहाँ पे चित्रण या यहाँ पर चित्र प्रस्तुत करना। तो हर्षकालीन समाज का यहाँ पर क्या है भैया, हर्षकालीन समाज का यहाँ पर चित्र प्रस्तुत करना, ये भी यहां पर एक इसका उद्देश्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पहला उद्देश्य प्रेम के उदात्त पक्ष का निरूपण मिलता है, दूसरा उद्देश्य क्या है, हर्षकालीन, हर्षवर्धन का समय, तो हर्षकालीन समाज का यहां पे चित्र प्रस्तुत करना। तीसरा है बाण भट्ट के चरित्र पर लगे कलंक को दूर करना। तीसरा यहां पर क्या है भैया, तीसरा उद्देश्य इसका कि बाण भट्ट के चरित्र पर लगे कलंक को दूर करना, ये आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। 3 कंसेप्ट मैंने आपको लिखा है, मैं ज्यादा भी नहीं लिखा रहा, क्योंकि याद रखना आपको केवल उतना ही याद करना है। हाँ बिल्कुल भैया, इकाई 11 से 20 तक कब स्टार्ट होगा बेटा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। नायिका भट्टनी सारे नायक लिखवा दूंगा, कितने लिखने, 30 लिखवा दें इसके नायक, तुम लोगों के 4 काम के हैं वही लिख लेना, ठीक है। हाँ देखना भैया, सबसे पहले याद रखना आपको दिया है तो इसमें क्या क्या मिलता है बेटा, साथ साथ में याद करते जाना कि प्रेम के उदात्त पक्ष का निरूपण मिलता है, दूसरा हर्षकालीन समाज का यहाँ पर चित्र प्रस्तुत करना, तीसरा बाण भट्ट के चरित्र पर जो कलंक लगा था उसको यहाँ पर दूर करना। ये इस उपन्यास का उद्देश्य माना जाता है लाडलो, क्या माना जाता है, उद्देश्य माना जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ बहुत बढ़िया। अब अपन समझ लेते हैं कि सर यहाँ पे उपन्यास में जो पात्रों का परिचय है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सब, हाँ सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ क्लास रुक रही है क्या, देखता हूं एक बार, चेक कर लेता हूं बेटा। चलो बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। अब समझ लें भैया, अच्छा ऐसा ऐतिहासिक पात्र भी हैं, काल्पनिक पात्र भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको यहां पर पहले हम समझ लेते हैं पात्रों का विवेचन बेटा।
पात्रों का विवेचन यहाँ पे समझना, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और हर चीज को बारीकी से आप लोग समझोगे। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्रों का परिचय आप लोगों को मैं बता रहा हूं बेटा। तो यहां पर देखना पात्रों का जो परिचय है, पात्रों का जो यहां पर परिचय है वो किस प्रकार से है, सुनिएगा। यहां पर पहले पात्रों का जो परिचय आपको मिलता है इसमें वो किस प्रकार से मिलता है। सबसे पहले हम बाणभट्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर किसकी बात करते हैं, बाणभट्ट की बात करते हैं। तो बाणभट्ट की, हाँ इसमें बेटा अपहरण भी होता है, अपहरण भी होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अपहरण क्या किसका होता है, किसके साथ किसका प्रेम होता है, हर चीज को क्लियर करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ कैथरीन भी आएगी, सब आएंगे भैया। अब देखना यहां पर सबसे पहला मुद्दा है बाणभट्ट का। तो बाणभट्ट कौन है भैया, तो सबसे पहले यहां पर इसका एक नायक है। ये बाणभट्ट की आत्मकथा का क्या है भैया, ये नायक माना जाता है। ये यहाँ पर बादशाहन वंश में उत्पन्न होता है। इनके पिताजी यहाँ पर कौन, इनके जो बच्चा था वो कौन था भैया, चित्रभानु भट्ट। आपने देखा होगा पिता कौन थे, चित्रभानु भट्ट आप लोगों ने देखा होगा। या लोग यहाँ पर इनको बिल्कुल बाणभट्ट को यहाँ पर भंड भी कहते थे, या यहाँ पर इनको दक्ष का नाम भी आगे चल के मिल जाता है। तो बाणभट्ट का जो मूल नाम है लाड़ लो, मूल नाम है वो यहां पर क्या मिलता है आपको, दक्ष मिलता है। क्या मिलता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सर यहां पर इनका मूल नाम क्या मिलता है बेटा, दक्ष मिलता है। क्या मिलता है, दक्ष मिलता है, आपने देखा होगा। और ये कैसे हैं, इस पूरे यहां पर उपन्यास में इनकी जो रूपरेखा है वो आदर्शवादी है। ये यहां पर कैसा है भैया बाणभट्ट, इसमें ये आदर्शवादी है। कैसा है लड़ लो, ये यहां पर इसमें आदर्शवादी भूमिका के साथ मिलता है। और यहां पर ये बहुत भोला भी है। इसमें ये क्या है भैया, बहुत भोला भी है इसमें, और प्रेमी भी है। तो याद रखना ये प्रेमी भी मिल जाता है, ये यहां पर भोला भी मिल जाता है। पिताजी का नाम यहाँ पे चित्रभानुगुप्त था, चित्रभानु भट्ट यहाँ पे नाम था। अगर पिता इनके पूछे जाएंगे तो यहां पर याद रखना चित्रभानु भट्ट कौन है भैया, चित्रभानु भट्ट यहां पर पिता हैं। तो आप लोग अब यहां पर समझना, मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताइएगा कि यहां पर जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट के बारे में पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाणभट्ट नायक है, अरे भैया नायक तो सबको पता रहता है। आपसे मान लो पूछ लिया कि कौन से वंश में यहां पर जन्म हुआ था, तो वात्स्यायन वंश में। किसमें भैया, हाँ पूछा जाएगा तो आप लोग लिख सकते हो इसमें वात्स्यायन वंश। वंश आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा भैया, वात्स्यायन वंश में इनका जन्म होता है। पिताजी कौन से भैया, चित्रभानु भट्ट थे। इसके बाद यहां पर कुछ लोग इनको भंड भी कहते थे। क्या कहते थे, भंड भी कहा जाता था। और यहां पर भंड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा लोक बाण भट्ट, यहां पे भंड भी कहते थे। इसका जो अर्थ होता है पूंछ कटा बैल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूंछ कटा बैल भी कहा जाता है। तो ये सब यहां पर किसके विषय में भैया, बाणभट्ट के विषय में। किसमें, बाणभट्ट के विषय में है। तो आप लोग लिख लेना भैया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे देख लें। हाँ सर ये भी ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन और क्या क्या बनेगा आपका, एक बार थम्स अप कर दो बेटा। अगर आप लोग लिखो ना, आप सर जी पीछे, अच्छा ऐसा पीछे हो जाए, ओके ठीक है, लिख देंगे बेटा, पूरा लिख देंगे। और बताओ, भंड का मतलब ही होता है बिना पूंछ का बैल जो होता है बेटा आपका, ठीक है। हाँ अब देखो यहां पर आपसे इसमें क्वेश्चन बनेगा, सबसे शानदार जो बनेगा मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं वो एक बनेगा कि सर यहां पर ऐतिहासिक पात्र इसमें कौन से हैं और काल्पनिक पात्र कौन से हैं। ये पहले यहां पर दोनों हम देख लेते हैं कि सर यहां पर ऐतिहासिक पात्र कौन से हैं, और फिर हम एक एक करके सभी पात्रों को देखेंगे। जैसे आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि सर ऐतिहासिक पात्र बताइए, आपसे पूछा जाएगा ऐतिहासिक पात्र यहां पर कौन कौन है। इसके बाद यहां पर एक पूछा जाएगा सर काल्पनिक पात्र कौन कौन है। एक यहां पर पूछा जाएगा सर काल्पनिक पात्र इसके कौन कौन है। तो काल्पनिक पात्र आपसे पूछे जाएंगे तो पहले यहां पे समझना भैया, पहले यहां पे हम बात कर लेते हैं। आपसे जब भी यहां पे पूछा जाएगा कि सर ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्रों की बात करें तो ये क्वेश्चन 100% बनेगा बेटा। हाँ सर एक बात जो बोल रहे हो, हाँ अब लिख दो ना सर, हाँ हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ओके ठीक है भैया। महामाया आएगी अभी, महामाया बेटा काल्पनिक में आती है। देखो ऐतिहासिक में बेटा कौन कौन है, तो सबसे पहला आता है इसमें बाणभट्ट आता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने बाणभट्ट। एक आता है यहाँ पे हर्षवर्धन, एक आता है हर्षवर्धन आता है, कौन आता है भैया, हर्षवर्धन। एक आता है तुमर मिलिंद, कौन सा आता है भैया, तुमर मिलिंद आता है, कौन सा आता है,
तुमर मिलिंद आता है, ये आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तुवर मिलिंद कहा जाता है इसको, तुवर, तोवर। देखना बाणभट्ट हो गया बेटा, इसके बाद यहां पे हर्षवर्धन हो गया, इसके बाद तुवर मिलिंद हो गया। ये यहां पर लाड़ दो इसके ऐतिहासिक पात्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ये यहां पर इसके ऐतिहासिक पात्र माने जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर काल्पनिक बता दो तो मजा आ जाए, फिर इसकी कहानी बता दो तो और मजा आ जाए। तो बेटा लाइक कर दो, एक बार कहानी भी बता देंगे, सारे पात्र आपको मौखाग्र याद करा के जाऊंगा, टेंशन मत लो भाई साहब। और याद रखना, ये भी मैं गारंटी देता हूं बेटा आप लोगों को कि आप यहां पे इतना पढ़ लोगे आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लेना, बस पढ़ लो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्लास रुक रही है, एक बार रिफ्रेश कर लेना बेटा। हाँ, एमसीक्यू भी बताएंगे, कहानी थोड़ी बड़ी है इसलिए कहानी हम बताएंगे कल, पहले पढ़ लें बेटा। अब देखो यहां पर पहले काल्पनिक में एक आती है आपकी सबसे फेवरेट, जो इसमें भट्टनी, नाम तो सुना ही होगा भैया, इसको यहां पर चंद्रधीधती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रधीधती। तो याद रखना इसका एक और नाम होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाए, चंद्रधीधती, इसका यह भी नाम होता है चंद्रधीधती। तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहां पे चंद्रधीधती कौन है भैया? तो आपकी भट्टनी है। भट्टनी नाम सबको पता है, मान लो ये दे दिया फिर फेफड़े बाहर आ जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, एक आपने निपुणिका सुना होगा, निपुणिका सुना है भैया? निपुणिका तो सबसे मोस्ट है। और एक आपकी फेवरेट भैया महामाया, हाँ महामंगा नहीं है ये, महामाया है। एक आपने भैरव सुना होगा, इसका नाम है भैया अघोर भैरव। कौन है भैया? अघोर भैरव। फिर से देखना, काल्पनिक पूछा जाएगा तो भट्टनी, ये बताओ भैया भट्ट काल्पनिक होती हैं, हर चीज में निपुण होगा वही कल्पना कर पाएगा। महामाया, माया तो वैसे भी कल्पना में है, और भैरवनाथ हमेशा किस में रहते थे? कल्पना में रहते थे। फिर आता है सुगत भद्र आता है। कौन आता है भैया? एक आता है आपका सुगत भद्र। कौन आता है आपका? ये सुगत भद्र भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक वशीभूत भी आता है। कौन आता है? उनको यहाँ पे वसुभूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको यहाँ पर वशुभूत कहा जाता है। इसके बाद यहां पर लड़ लो, देखना एक सुचरिता आपने देखा होगा, एक और पात्र इसमें। कौन भैया? सुचरिता। कौन है भैया? सुचरिता। इसके बाद यहां पर और पात्र कौन कौन से? भट्ट हो गया, सुचरिता, महामाया ने अघोर को सुगत भैरव से सुचरिता भूमि पर उतार के व्रति किया। ठीक है, चारु स्मिता रह गया। एक यहां पर और है भैया चारु स्मिता। कौन है भैया? चारु स्मिता आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक आप लोगों ने यहां पर वेंकटेश भट्ट पढ़ा होगा। कौन है भैया? एक और है आपके वेंकटेश भट्ट। कौन है भैया? वेंकटेश भट्ट। सुने हैं कि नहीं सुने? नहीं सुने तो एक और बार सुन लेना भैया। लोरिक देव भी है। कौन है भैया? एक यहाँ पे लोरिक देव भी आते हैं। कौन आते हैं भैया? लोरिक देव भी आते हैं। एक यहाँ पे भरभू शर्मा। कौन है भैया? भरभू शर्मा। आप लोग याद रखना, भरभू शर्मा, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पात्र माने जाते हैं, काल्पनिक पात्र है। लाड़ लो कौन है? यहाँ पे वाह भ्रव्य भी है। कौन है भैया? एक यहाँ पे वाह भ्रव्य भी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझना भैया, समझना भैया सभी लोग। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी पात्र चल रहे हैं केवल। जैसे कल बंटी तो तुमको याद हो गया, हाँ बंटी, अजय, शकुन सब याद हो गए। अब इनको याद करो तब पता चलेगा तुमको। हाँ इनको याद कर लो भैया, तब पता चलेगा तुम लोगों को। व्रति वज्र भी बेटा इसी में, सब वज्र इसी में, व्रति वज्र, हाँ सब इसी में भैया इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बहुत बढ़िया, टेस्ट सीरीज बेटा लगेंगे 7-8 दिन। और हाँ इसका कोई सही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया हो गया, साइड हो जाएं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गए हैं, हाँ लेट होना नहीं है वैसे। अब देखो यहां पर ये तो मैंने पूरा लिखा दिया, वर्ग 2 के अनुसार कौन कौन सा आपको याद करना है, तो 4-5 याद करना है। एक आपका बाणभट्ट याद करना है, लोरिक देव आपको याद करना है, एक यहाँ पर कौन सा विग्रह वर्मा, कृष्णवर्धन आपको याद करना है, धावक भी है एक इसमें, भैरव भी है इसमें, ठीक है, सुगत भद्र भी है इसमें, हाँ बौद्ध भिक्षु जो बनता है बेटा, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। स्त्री पात्र कौन कौन है? स्त्री पात्र की बात करें, निपुणिका है आपकी, सुचरिता है आपकी, महामाया, निपुणिका, सुचरिता,
ये यहाँ पर सब क्या स्त्री पात्र है। भट्टनी भी आपकी क्या स्त्री पात्री मानी जाती है बेटा, मदनश्री भी है, चारु स्मिता भी है, ठीक है, हाँ राजश्री भी है, बिल्कुल बेटा हो गया। काल्पनिक पात्र एक बार पढ़ के फिर बता देता हूं। तुवर मिलिंद की कन्या भट्टनी है बेटा। अब देखना यहां पे काल्पनिक में भट्टनी आएगी, निपुणिका हो गई, महामाया हो गई, अघोर भैरव, सुगत भद्र, वसुभूत, इसके बाद सुचरिता, चारु स्मिता, वेंकटेश भट्ट, लोरिक देव, इसके बाद भर्भ शर्मा, बाभ्रव्य। लो भैया ये मामला क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। हाँ चलो अब देखो यहां पर हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं एक एक करके। जैसे आपसे यहां पर पूछा जाएगा तो एक एक करके आप लोग यहां पर एक एक फैक्ट को लिखते जाना। जैसे आपसे यहां पर पूछा जाएगा तुवर मिलिंद कौन आता है, पहला तुवर मिलिंद आता है लाडलो, कौन सा आता है, तुवर मिलिंद आता है। ये कौन था भैया, भट्टनी के पिताजी थे, ठीक है। आर्यावर्त के उत्तरी पश्चिमी सीमांत का प्रतापी शासक था। ये कौन था भैया, जो आर्यावर्त था आपका उत्तर पश्चिमी सीमा का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और भट्टनी के पिता है, कौन है भैया, तो याद रखना भट्टनी के कौन है भैया, ये पिता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तो भट्टनी के पिता कौन हो जाएंगे आपके, तुवर मिलिंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, तुवर मिलिंद हो जाएंगे। और यहां पर याद रखना हर्षवर्धन इसमें कौन है भैया, तो उत्तरापथ के सम्राट है। कौन है, देखो आर्यावर्त का प्रतापी शासक कौन हो जाएगा, तो आर्यावर्त का प्रतापी शासक कौन हो जाएगा आपका, तुवर मिलिंद हो जाएगा। इसके बाद यहां पे आपसे पूछा जाएगा हर्षवर्धन इसमें कौन है भैया, तो उत्तरापथ के सम्राट हैं हर्षवर्धन। यहां पर कौन है, हर्षवर्धन की बात करें तो उत्तरापथ का सम्राट है। कौन है भैया, उत्तरापथ का सम्राट है ये, सम्राट है ये, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उत्तरापथ का सम्राट हो जाएगा। एक आता है गृह वर्मा, गृह वर्मा, गृह वर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वर्ग 2 में आएगा क्योंकि ये महामाया के पति देव है। कौन है भैया, तो याद रखना ये महामाया के पति हैं। ये यहाँ पे महामाया के कौन है भैया, तो महामाया के पति इसमें कौन माने जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना भैया, महामाया के जो पति माने जाते हैं वो आपके गृह वर्मा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, गृह वर्मा माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक आता है व्रति वज्र, कौन आता है आपका, एक आता है आपका व्रति वज्र। तो व्रति वज्र की बात करें ये सुचरिता के पति हैं, ये यहाँ पे सुचरिता के पति हैं, सुचरिता के पति हैं। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान रखें कि सुचरिता के यहाँ पे पति कौन है आपके, तो गृह वर्मा है। कौन है भैया, गृह वर्मा, ठीक है भैया, हाँ सर ये ठीक है। बाण भट्ट का चचेरा भाई कौन था, ये कौन है भैया, तो देखो बाण भट्ट का चचेरा भाई माना जाता है उडुपति। कौन माना जाता है, तो यहाँ पर याद रखना, अब पूछ लिया है तो लिख लो उसको। उडुपति की बात करें तो बाण भट्ट का चचेरा भाई है बेटा। कौन है, तो बाण भट्ट का जो चचेरा भाई है, बाण भट्ट का जो चचेरा भाई है वो यहाँ पर कौन है आपका, तो वो उडुपति है बेटा। कौन है, उडुपति माना जाता है। और कोई दिक्कत यहाँ पर, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हसोड़ आदमी कौन था इसमें, हाँ हसोड़ आदमी बेटा यहाँ पर याद रखना आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ ठीक है। चंडी देवी मंदिर का एक पुजारी था जो सबसे ज्यादा हसोड़ माना जाता है। एक यहाँ पर इसमें चंडी देवी जो मंदिर है उसका पुजारी इसमें क्या माना जाता है, हसोड़ माना जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर। चलो और कोई डाउट किसी को, देखो एक सुगत भद्र को और लिख लो बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक यहाँ पे सुगत भद्र हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कौन है भैया, बौद्ध भिक्षु हैं आपके। कौन है भैया, तो यहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु माने जाते हैं। ये यहाँ पर इसमें कौन है, बौद्ध भिक्षु माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। हाँ धावक यहाँ पर हर्षवर्धन के दरबार का एक राज कवि माना जाता है, तो धावक भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा इसमें। धावक यहाँ पर क्या है, हर्षवर्धन के दरबार का, हर्षवर्धन के दरबार का, हर्षवर्धन के दरबार का, हर्षवर्धन के दरबार का यहाँ पर राज कवि माना जाता है, राज कवि माना जाता है। आप लोग पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो बेटा, आप लोग पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो बेटा, आप लोग पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो। हाँ भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी था बेटा वो, लोरिक देव यहाँ पे कुछ नहीं था। लोरिक देव यहाँ पर क्या था, जो भद्रेश्वर है, भद्रेश्वर दुर्ग का यहाँ पे जो किला बना हुआ था उसका स्वामी माना जाता है। तो भद्रेश्वर दुर्ग का जो स्वामी है वो लोरिक देव माना जाता है। कौन माना जाता है, लोरिक देव माना जाता है। ठीक है बेटा, पेड वाली क्लास कल से स्टार्ट है। हाँ
पेड वाली क्लास बेटा कल से स्टार्ट है, ठीक है। हाँ डन। कृष्णवर्धन हर्षवर्धन का भाई है बेटा, बस हो गया। ओके, हर्षवर्धन के दरबार का एक कवि माना जाता है और कुछ नहीं बेटा। कृष्णवर्धन यहां पर हाँ कन्याकुब्ज साम्राज्य का यहां पर क्या है, महादि विग्रह भी माना जाता है, ठीक है। हाँ और बताओ भैया, कोई डाउट हो किसी को? बोला था इतने में डाउट सब खत्म हो गए। बाण भट्ट के गुरु है, बाण भट्ट के गुरु है बेटा भरभू शर्मा। भरभू शर्मा क्या है यहां पर, तो याद रखना बाण भट्ट के गुरु है भरभू शर्मा, उसको लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया पूछा। भरभू शर्मा यहां पर कौन है बेटा, बाण भट्ट के बेटा गुरु हैं। कौन है, बाण भट्ट के गुरु हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ कल बेटा क्या क्लास मेरी 11 बजे रहेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। हाँ अब देखो यहां पे थोड़ा सुन लो बेटा, अब यहां पे थोड़ा आप लोग सुन लो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ये जो उपन्यास है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका जो आवरण पृष्ठ है वो यहां पर महाबरहा, आप लोगों ने सुना होगा, महाबरहा का चित्र इसमें मिलता है। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो आप लोग यहां पर याद रखना, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो आप लोग यहां पर याद रखना, अगर हम बाण भट्ट की आत्मकथा की बात करते हैं, किसकी भैया, अगर हम बाण भट्ट की आत्मकथा की बात करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा जहां से प्रश्न आपका बनेगा, इसको भी थोड़ा समझ लो। इसमें यहां पर इस उपन्यास का जो आवरण पृष्ठ है उसमें यहां पर महाबरहा का चित्र है बेटा। आवरण जो पृष्ठ है इसको ऐसे याद करना, जो आवरण पृष्ठ है आपका, आवरण पृष्ठ पे क्या है भैया, महाबरहा का चित्र है, महाबरहा का चित्र है। और यहां पर इस उपन्यास की कथा के केंद्र में है महाबरहा, यहां पर निपुणिका और भट्टनी के उपहास्य देव भी माने जाते हैं। तो याद रखना जो आपके महाबरहा है वो महाबरहा कौन माने जाते हैं, भट्टनी और निपुणिका के यहां पर क्या है, उपास्य कवि, उपास्य देव माने जाते हैं। तो यहां पर अगर हम महाबरहा की बात करते हैं तो ये कौन है आपके, तो निपुणिका और भट्टनी आपकी यहां पर कौन आती है, निपुणिका और भट्टनी जो आती हैं, निपुणिका और भट्टनी की यहां पर क्या माने जाते हैं, देव। और कैसे, उपास्य देव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भैया, ये उपास्य देव माने जाते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया उपास्य देव यहां पर भट्टनी के कौन है, तो महाबरहा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, महाबरहा माने जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है भैया। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। इस उपन्यास में चित्रित कथाएं कौन कौन सी हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें बाण भट्ट और निपुणिका की कथा है। पहला यहां पर क्या है, बाण भट्ट और निपुणिका की कथा मिलती है। फिर यहां पे बाण भट्ट और भट्टनी की कथा मिलती है। फिर यहां पर भैरव की और महामाया की कथा मिलती है। एक आपने यहां पे व्रति वज्र और सुचरिता की कथा भी पढ़ी होगी। तो आप लोग याद रखना पहली कौन सी थी, बाण भट्ट प्लस निपुणिका। तो जहां पर बाण भट्ट और निपुणिका की कथा मिलेगी, पहला कंसेप्ट। दूसरा, बाण भट्ट और भट्टनी की कथा मिलेगी। फिर यहां पर भैरव की और किसकी भैया, महामाया की कथा मिलेगी। फिर यहां पर किसकी, व्रति वज्र और यहां पर सुचरिता की कथा मिलेगी। ये चार यहां पर इसके कंसेप्ट माने जाते हैं, ठीक है भैया। चलो आज के लिए थोड़ा मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि मेरी क्लास बाकी कल होगी ये कंप्लीट। हाँ अभी मुझे क्या है, थोड़ा निकलना भी है। हाँ जैसा नाम वैसा काम सर, ये आपके कबूतर तो हाँ नहीं भैया कोई नहीं डरेगा। ये मैं आपको क्वेश्चन बेटा करवाऊंगा, आप लोग देख लो यहाँ पे क्वेश्चन अपन कल करेंगे। हाँ क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बेटा बहुत सारे हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा मेरे को निकलना था। कल मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, कल 2 घंटे क्लास ले लूंगा, ठीक है आप लोगों की, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है बेटा, बहुत ही सारे प्रश्न है इसमें, ठीक है। हाँ चलो बेटा, हाँ आज के लिए थोड़ा बेटा इतना ही, क्योंकि आज मुझे निकलना भी है। कल ग्वालियर में ऑफलाइन क्लास भी है, तो जो बच्चे हैं बिल्कुल ऑफलाइन भी आ सकते हैं कल बाण भट्ट की आत्मकथा चला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी सभी बच्चे जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल इसको बाण भट्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन से ही कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो बोलिए भारत माता की जय।